तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। यस नैक आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे देखो जी 2 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने मुझे बोला है अपने विवाह के बारे में पूछा है कि विवाह का सुख कैसा होगा, लव लाइफ के बारे में पूछा है, प्रेम संबंधों के बारे में। दूसरा आपने अपने कैरियर के बारे में मुझे पूछा है। तो इसके अलावा मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा। पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है, जो आपका सवाल भी है। ये सातवां घर पत्नी का होता है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में देखना है कि बच्चों का सुख कैसा है। तो 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है एक 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना है ये सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक इसका बना चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। और आपकी देखो जी जो कुंडली है, इसमें ग्रह वैसे काफ़ी अच्छे ग्रह हैं। एक दो ग्रह है जो थोड़ा बहुत आपको बुरा फल देंगे, वैसे कुंडली ठीक है आपकी। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये अपना जो असर है आपको हमेशा देंगे। लेकिन ये ज़्यादा असर आपको कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी सवाल कि आपके ऊपर दशा अभी है किसकी। तो जो दशा होती है ये 2 प्रकार की होती है मेन। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है, ये 2008 में आपके ऊपर चली है। ख़त्म कब होगी, 28 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो शुक्र है। और शुक्र का अब सवाल कि आपके ऊपर असर है कितना, ये है 80%। आपकी अगर 100 में से 70-80% लाइफ को देखा जाए तो वो मतलब आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है अभी, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, कारण बड़ा शुक्र है। आपके ऊपर अभी बड़ा असर भाई शुक्र का है। और बाकी जो असर होता है थोड़ा बहुत वो जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। या दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है। ये दशा चली है 6ठा महीना 24 से, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से, मैं फिर बोलूँगा, देखो जी मेरी बात फिर समझ लो, असर मैं बोलूँगा सभी ग्रहों का है आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आज मंगल का असर नहीं है, असर सभी ग्रहों का है। बस ज़्यादा जो असर है वो शुक्र का है, सबसे ज़्यादा असर। और दूसरा नंबर है इस बुध ग्रह का। तो अभी इन दोनों ग्रहों की बात करेंगे। अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे निकले, बुरा ही बुरा करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों ग्रह आपके मुझे अच्छे ही लगे हैं, अच्छे फल आपको देंगे। तो पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ, जिसकी आपकी है बड़ी दशा। अब देखो जी, आपका जो शुक्र है वो पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर में देखो शुक्र के साथ यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य भी आपका बैठा है इसी घर में, चंद्रमा भी इसी घर में है, केतु भी इसी घर में है। पहले समझो ये 9वां घर है किसका। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कैसा होगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस घर से देखते हैं। और आपको मैंने फार्मूला समझा ही रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर को और घर के माल को देखना। अब 9वें घर में देखो नंबर क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक ये गुरु देखना पड़ेगा।
कि गुरु अच्छा है या बुरा है भाग्य के लिए। और 9वें घर में बैठे इन चारों को भी देखना पड़ेगा कि चारों ग्रह भाग्य घर में आके बैठे हैं। तो चारों में अभी पहले हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र देखो जी बैठा है 9वें घर में, ये घर अच्छा है। ये जो कुंडली में आपको मैंने 12 घर बोले हैं, 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते। कौन से घर अच्छे नहीं हैं? एक तो छठा घर, 8वां और 12वां, ये भाई खराब घर हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपके 12वें घर में मंगल बैठा है, तो मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये 12वें घर में खराब घर में बैठा है। बाकी ये जो 9वां घर है ये घर अच्छा है। यहाँ पे जो ये 4 ग्रह बैठे, चारों ग्रह वैसे तकरीबन अच्छे फल देंगे। पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ जिसकी है दशा। अब शुक्र देखो जी, मैंने बोला बैठा है 9वें घर में, एक तो अच्छा घर है वहाँ पे बैठा है। अब शुक्र यहाँ पे 9वें घर में बैठा है वैसे गुरु के घर में, ये जो 9 लिखा है गुरु का घर है। और शुक्र जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। यहाँ पे मेरी एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह है अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? इन ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे क्योंकि ये इनका दोस्त है। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे अच्छे फल नहीं देते, और अगर नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। लेकिन आपके लिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब शुक्र जो है वो बैठा है 9वें घर में दुश्मन के घर में, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे शुक्र फिर भी अच्छे फल देगा। कारण क्या है? यहाँ पे एक योग बना है। शुक्र जो है ये गुरु घर में बैठा है, लेकिन इस घर का जो मालिक गुरु है वो यहाँ से तीसरे घर से अपने घर में बैठा है। बस आप सिंपल से ये समझ लो कि शुक्र आपको देगा अच्छे फल ही, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है वो आपको मैं बताऊंगा क्या है। अब शुक्र देखो जी यहाँ पे मैंने बोला बैठा है 9वें घर में गुरु घर में, लेकिन शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है ये 7वां घर। और आपका जो सवाल भी है, सवाल क्या है? आपने जानना है अपने विवाह के बारे में। तो 7वां घर देखो जी किसी भी कुंडली में 7वां घर, अगर जो लड़का है उसका ये 7वां घर पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। तो 7वें घर से पति पति देखा जाता है, पति पत्नी। अब आप एक लड़के हैं तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा ही रखा है, घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर देखो क्या लिखा है? 7 है तुला राशि, मालिक इसका है शुक्र। तो शुक्र को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो अब देखो जी शुक्र आपका बैठा है 9वें घर में, ये तो एक अच्छी बात है कि घर अच्छे में जाके बैठा है। अब 9वां घर मैंने बोला भाग्य घर है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। मतलब शुक्र किस घर का मालिक है? पत्नी घर का। तो पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और आपकी पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपके भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये दूसरा घर। अब ये जो दूसरा घर है इस घर से धन देखा जाता है, खासकर धन जोड़ना। और तो दूसरा घर धन का है, और दूसरे घर का मालिक देखने तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 2 है वृष राशि, इसका भी मालिक भाई शुक्र है। तो धन के लिए भी जानना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और भाग्य घर में बैठा है धन, भाग्य घर में शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्य की बदौलत, आपकी किस्मत की बदौलत आपको धन लाइफ में मिलता रहेगा। मतलब ये जो शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र एक तो भाग्य घर में बैठा है, शुक्र आपको मतलब भाग्यशाली बनाएगा, आपको खासकर पत्नी के आने के बाद ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा, और आपको भाग्यवंशी धन भी देगा। इसके अलावा शुक्र देखो जी, शुक्र जो है ये प्रेम का कारक होता है। अगर मान लो किसी का सवाल है प्रेम को लेके कि मुझे प्रेम प्रसंगों में दिक्कत क्यों आ रही है, उसके शुक्र को देखना पड़ता है। पत्नी का कारक शुक्र है, विवाह का कारक शुक्र है, और आपकी कुंडली में 7वें घर का मालिक भी शुक्र बना है। तो आपका जो सवाल है शुक्र के ऊपर ही आ रहे हैं। चाहे आपका प्रेम का सवाल है, शुक्र को देखना पड़ेगा। पत्नी के बारे में जानना है, शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, और बल्कि 7वें घर का मालिक भी है, जो कि 7वां घर है पत्नी का घर। अब देखो जी शुक्र मैंने बोला है तो तकरीबन ठीक ठाक, लेकिन अब आपका सवाल यही आ रहा है कि भाई मेरे फिर 2 बार प्रेम प्रसंगों में दिक्कत क्यों आई है। अगर आपका अब सवाल आपका ये होगा तो उसका देखो जी मैं कारण ये बोलूँगा कि शुक्र आपका देखो जी है तो ठीक ठाक है, लेकिन गड़बड़ क्या है? ये अस्त होकर बैठा है। ये देखो शुक्र जो है अस्त क्यों है? बिल्कुल सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य 27 डिग्री का है, ये 26 डिग्री का है। सूर्य का ऐसा ग्रह है वो अग्नि का गोला है। उसके बाद जो ग्रह जाता है वो मतलब अस्त का मतलब होता है जल जाना। ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। इसके जो अच्छे फल हैं वो आपको मिल रहे हैं जरूर, लेकिन मिलेंगे कम मात्रा में। बुरे फल नहीं देगा, अच्छे फल ही दे रहा है, बस अच्छे फल जो है उसका लेवल कम हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी देखो जी आपकी जो पत्नी का घर 7वां घर पत्नी का घर है, इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, जैसे मंगल की दृष्टि है उसको भी देखना है। अभी हमने गुरु राहु की दृष्टि इस घर के ऊपर, उनको भी देखेंगे। तो शुक्र हमने देखा है तो अच्छा, बस गड़बड़ क्या है? वो अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तो शुक्र के आपको मैं अभी 3-4 उपाय बताने वाला हूँ, जिसमें से 1-2 उपाय आपने जरूर करने हैं। जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि शुक्र आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसका बुरा फल आपको मिले ही ना,
तो पहला जो उपाय है, आप शुक्र का मंत्र आप करना शुरू कर दो। और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपकी है मर्जी। कब करना है? सुबह शाम किया करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो। दूसरा और तीसरा इसके 2 पाठ है, वो आपकी मर्जी है, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। दूसरा है शुक्र कवच का जो पाठ है वो आप पढ़ सकते हो, ये पाठ है, पहला मंत्र है, ये पाठ है नीचे वाला। और एक है शुक्र स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर आपका टाइम लगे तो ये दोनों पाठ भी आप पढ़ सकते हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है, आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। शुक्र क्या है? इसका दिन होता है शुक्रवार, तो आप हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखो। शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है शुक्रवार को। इसकी कथा सुन लिया करो, जो शुक्रवार की कथा होगी वो सुन लेना और आरती कर लिया करो। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो व्रत कभी नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, छोड़ दो। और एक और उपाय है, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप अगर माता लक्ष्मी जी का आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे करो, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ आप रोजाना पढ़ लिया करो, जैसे कि श्री सूक्त का एक पाठ है वो पढ़ सकते हो, या एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है वो पढ़ लो, उससे धन भी आपकी लाइफ में आएगा। तो ये देखो जी, मैं फिर आपको फिर बोलूँगा ये सभी उपाय, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करो, लेकिन जो मंत्र है ये है बेस्ट उपाय, लाजमी है, कंपलसरी है, ये जरूर कर रहे हैं, सुबह शाम जरूर करो। बाकी कवच स्रोत के पाठ वो आपकी मर्जी है, कर लोगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, बढ़ जाएगा फ़ायदा आपका। और व्रत भी आपकी मर्जी है, और माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा वो भी आपकी मर्जी है। चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो, वाइट कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, परफ्यूम लगा सकते हो, इससे भी बल इसका बढ़ेगा। तो हमने अभी क्या देखा? और एक और बात, क्योंकि आपका पहले सवाल जो है विवाह को लेके, पत्नी को लेके, वो मैं कवर कर देता हूँ। मैंने आपको भी बोला था 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। फिलहाल शुक्र तो हमें अच्छा लगा है, बल्कि वो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाई किस्मत आपकी साथ देगी, भाग्य साथ देगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पत्नी के घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उसको भी अभी हमने देखना है। जैसे इस घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, तो अब मंगल की मैं पहले बात करता हूँ कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल आपको देखो जी थोड़े से बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल देगा, लेकिन कम मात्रा में। मंगल आपका क्यों खराब है? क्योंकि ये 12वें घर बैठा है, एक घर अच्छा नहीं। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पे चलो अच्छी बात है कि मंगल बैठा तो 12वें घर में, खराब घर में है, लेकिन वहाँ पे जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त घर में आके बैठा है। अब मंगल आपको दिक्कतें क्या देगा? सवाल ये है, मंगल इस कुंडली में देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वें घर से आपकी पत्नी के बारे में जाना जाएगा, 5वें घर से बच्चों के बारे में, चौथे घर से माता के बारे में। ऐसे भाई जो पहला घर है, ये पहले घर से आपके बारे में जाना जाएगा कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी आपकी कैसी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, माल किसका है? मंगल। हमें मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल आपका चला गया 12वें घर में, खराब घर में। मतलब पहला घर शरीर चला गया 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्च का। मंगल आपके खर्चे बढ़ाएगा। 12वां घर हॉस्पिटल का, मंगल आपको बीमार कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। और ये लगनेश भी है, लगन दोष भी यहाँ पे बना है। लगन दोष की वजह से लाइफ में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। वैसे ही 12वां घर विदेश का है, शरीर विदेश घर में बैठा है, मंगल आपको विदेश लेके भी जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और भी आपके काफ़ी योग हैं आपके, देखो जी कुंडली में बहुत सारे योग हैं विदेश जाने की। और विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। घर कौन सा? जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपने लिख रखी है, उस जन्मभूमि से आप दूर जाएंगे जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, और आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं। तो अब मंगल यहाँ पे देखो जी, मैंने बोला रले मिले फल देगा। वैसे खासकर ये अगर आप घर से दूर जाते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा देगा। बाकी मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी, क्योंकि जैसे अभी शुक्र की दशा है, बुध की दशा, ऐसे जब मान लो आपकी कभी मंगल की दशा होगी, उसमें आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, या उसमें आपका विदेश जाने का योग बन सकता है। अब मंगल थोड़ा सा इसकी दृष्टियाँ भी हैं, चौथी यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर। और यहाँ पे मंगल जो है कुंडली में मंगल दोष लेके बैठा है, आपकी कुंडली में बना है मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से 2 आपको दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत, आपके विवाह में देरी होगी, विवाह से पहले जो रिश्ते होते हैं टूट जाना, या विवाह में देरी होना, बात ना बनना कहीं पे। दूसरा, विवाह हो भी गया, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। अब सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए कि मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका। और मंगल अच्छा अगर आपने कर लिया, क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो ये जो मंगल दोष बना है वो ख़त्म हो जाएगा,
विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, खर्चों से आप बचेंगे, और भी हेल्थ अच्छी, हज़ारों फ़ायदे होंगे, क्योंकि लग्नेश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है भाई। अब इसके जो उपाय हैं आपने जो करने हैं, वैसे तो इसके भी काफ़ी उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको और भी कुछ उपाय बताने हैं। तो मंगल का आप एक उपाय कर लो फिलहाल अभी, जो कि है मंगल क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, उससे आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से, क्योंकि आपके और भी ग्रह अच्छे होंगे, ये राहु के लिए अच्छा होता है, शनि के लिए अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं, इसलिए इसका आप पाठ पूजा कर लो। अब इसके पाठ पूजा में सबसे बेस्ट है हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हनुमते नमः, वो जाप कर लिया करो जब भी आपका टाइम लगे। सुबह का टाइम वैसे बेस्ट होता है, सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट अपना जो चाहे घर पे बैठ के कर लो, या हनुमान जी के मंदिर में जाके ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ऐसे जाप कर लिया करो। अब देखो जी, क्योंकि इस घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर आपके इस राहु की भी दृष्टि है, तो इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आपके मैं एक कुछ और ग्रह कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने बोला था शुक्र के साथ जो सूर्य है, चंद्रमा, केतु, इनकी बात करते हैं। पहले सूर्य की बात करते हैं। भाई आपका सूर्य बहुत अच्छा है, और आपके ऊपर सूर्य की आगे दशा आएगी, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। सूर्य की दशा आपकी चलेगी छठा महीना 28 के बाद, जब आपकी शुक्र की दशा खत्म होगी, उस समय आपके ऊपर बड़ा असर सूर्य का होगा। सूर्य को अच्छा है, एक तो सूर्य बैठे 9वें घर में, घर भी अच्छा है, इस घर का कारक भी है, और यहाँ पे गुरु घर में बैठा, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। शुक्र थोड़ा सा इस कुंडली में मार्किश भी है वैसे। तो बाकी सूर्य जो है अब अच्छे फल क्या देगा, सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 5वां घर, और 5वें घर से संतान देखी जाती है। आपकी अगर संतान देखनी है, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, और 5वें घर का मालिक जो है, 5वें घर में 5 लिखा मालिक सूर्य है, और सूर्य अच्छी जगह बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, बल्कि भाग्य घर में बैठा है, मतलब संतान भाग्य घर में बैठी। संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, सूर्य दिखा रहा है। एक तो आपका भाग्य आपकी पत्नी के आने के बाद भी साथ देना शुरू हो जाएगा, और दूसरा आपके संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। इसके अलावा आपको 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा, और भी अच्छे फल। सूर्य की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, उसमें आपका भाग्य ज़रा साथ देगा। पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि तो घर अच्छा है 9वां, ऊपर से गुरु के घर में, गुरु को अपना मित्र मानता है, और इस कुंडली में योग करके भी है। और चंद्रमा का अपना जो घर है वो है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा होता है, और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। माता जाके बैठी है भाग्य घर में, माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, और भाग्य में से आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र चंद्रमा ही घर है। चौथा घर है जन्मभूमि, 9वां घर विदेश, ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, चंद्रमा ही दिखा रहा है। चंद्रमा देखो जी है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, इसके साथ केतु जो बैठा है, ये थोड़ा सा दोष बनता है, ग्रहण दोष। इसकी वजह से चंद्रमा के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जैसे मैंने बोला माता के लिए अच्छा, लेकिन माता का थोड़ा सा बीमार होना, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और अब यहाँ पे केतु के भी मैं बात करता हूँ। वैसे केतु यहाँ पे देखो जी 9वें घर में उच्च का बैठा है, और उच्च का ग्रह बड़े लेवल पे अच्छा होता है। तो हमें दिख रहा है कि केतु आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उच्च का बैठा है, और भाग्य घर में बैठा आपको भाग्यशाली बनाएगा केतु। लेकिन एक गड़बड़ है, वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ क्या है। और आपके यहाँ पे दूसरे घर में शनि की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है। शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि शनि जहाँ बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन का घर, और दूसरे घर में जो 2 लिखा है ये शुक्र का घर है, और शनि जो है शुक्र को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा दोस्त आएगा, वो आएगा मेहमान बन के, तो वो मेरे घर में मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो शनि अपने दोस्त के घर में बैठा है, दूसरे घर का करेगा अच्छा। दूसरा घर है धन का, तो शनि आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा? शनि के जो अपने घर हैं इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है ये 10वां घर। अब 10वां घर जो है ये कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि मालिक शनि। तो 10वां घर काम काज देखना है, शनि को देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता, शनि को देखना पड़ेगा, मतलब 10वां घर काम काज धन, शनि आपको काम काज से धन देगा। 10वां घर पिता चला कर धन के घर में, पिता से धन देगा, सरकार से धन मिलेगा आपको। खासकर शनि की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो शनि आपको मतलब धन देगा कैसे? पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, और आप शनि के अगर काम करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी धन आएगा। जैसे शनि के जो काम होते हैं, कोई लोहे का काम होगा, लकड़ी का काम, सीमेंट, फर्नीचर, ऐसे वो शनि के जो काम आप सर्च कर लेना, जो आपको मैं भेज भी दूंगा। और शनि वैसे दूसरा अगर वाणी के, शनि आपकी वैसे वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, परिवार से भी मनमुटाव होता है।
शनि इस 11वें घर को मालिक है, 11वां घर लाभ, लाभ धन, शनि आपको धन लाभ देगा, धन की कमी वैसे आपके पास नहीं रहने देगा, धन ही बनाएगा आपको शनि। दशा में इसके शनि की दशा में धन बढ़ेगा आपकी लाइफ में। अब आपके तीसरे घर में गुरु बैठा है, गुरु भी आपका अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है, बुध की राशि है, मित्र राशि है। गुरु का अपना जो घर है वो है एक तो ये 9वां घर, जैसे मैंने बोला था 9वें घर में जो 9 लिखा मालिक गुरु है। तीसरा घर मेहनत, अपने घर को देख रहा है, मेहनत के बल पर भी आप अपना भाग्योदय करेंगे। और गुरु 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को, पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे 10वें घर में बुध बैठा है, ये भी अच्छा है क्योंकि 10वें घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है मित्र। 10वां घर काम काज, आप देखो बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। 10वां घर काम काज है, बुध का जो काम है, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाहन से जुड़ा कोई काम हो, ऐसे लोग मैंने देखे सीए भी होते हैं या कंप्यूटर जुड़े काम करते हैं ऐसे लोग। और अभी आपकी बुध की दशा भी चली है, ये आपका समय अच्छा है, बुध की जो दशा काम काज के लिए अच्छा है ये। अब लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपकी कुंडली में एक बना है दोष, वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु बैठा है तीसरे घर में और केतु बैठा है 9वें घर में। ये देखो इधर वाला आपको देखो हिस्सा दिख रहा है खाली पड़ा है, क्योंकि काल सर्प दोष कब बनता है, जब एक राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में होते हैं, तो सभी ग्रह इस साइड में है, इधर वाला हिस्सा खाली, मतलब यहाँ पे राहु है, चौथा घर देखो खाली है, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, 7वां घर खाली और 8वां घर खाली, और 9वें घर में केतु है, तीसरे घर में राहु है। तो ये बना है काल सर्प दोष। इसका नुकसान क्या होता है, एक तो ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, स्ट्रगल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, और ये ज़्यादा दिक्कतें देते हैं जब इनकी दशा चलेगी। जैसे जब भी मतलब आपके ऊपर कभी केतु की दशा चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, या राहु की दशा चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी ये दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी देखो अभी दशा आपकी है, शुक्र की दशा है बड़ी, केतु की वैसे दशा आपकी बचपन में निकल चुकी है 2 से लेकर 8 तक, इसमें आप चाहे नोट कर भी लेना। और राहु की दशा आपकी ये चलेगी 51 से लेके 69, इसमें दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी। लेकिन देखो जी यहाँ पे बना तो है काल से दोष, लेकिन मुझे लग रहा है ये राहु केतु आपको ज़्यादा बुरे फल देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों उच्च के बैठे हैं। जैसे केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो 9 लिखा है धनु राशि में उच्च का बैठा है, और राहु तीसरे घर में उच्च का बैठा है, इसकी वजह से बुरे फल देंगे जरूर, थोड़े बहुत ही देंगे, ज़्यादा नहीं। क्या बुरे फल देंगे, राहु थोड़ा सा तीसरे घर को ख़राब कर देगा, और ये 5वीं दृष्टि पत्नी घर को देख रहे हैं, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना, ऐसे केतु 9वें घर में भाग्य की हानि करना। इसके ये जो दोष आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। जैसे कि राहु आपका है तीसरे घर में, केतु बैठे है 9वें घर में, ये देखो ये बना है आपका वार्षिकी नाम का काल सर्प दोष। इससे तीसरे से लेकर 9वें भाव के राहु केतु के मध्यम होने वाली इस ग्रस्त, ये आप बाद में पढ़ लेना क्या लिख रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू जरूर होंगी आपके साथ। लेकिन अब मेन सवाल है, देखो एक तो हमने आपके जिसकी है आपके ऊपर दशा, उसके उपाय जरूरी हैं। जैसे दशा किसकी है आपके ऊपर, शुक्र की, शुक्र है तो अच्छा, लेकिन मैंने बोला अस्त बैठ है, तो शुक्र के उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। और इसके फ़ायदा ये होगा, आपका जो सवाल है, जो आपको बोला है प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, विवाह अच्छी जगह होगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई फायदे होंगे, धन के लिए अच्छा होगा। इसलिए ये उपाय जो मैंने बताए जरूर करो, खासकर मंत्र जरूर करने हैं। बाकी देखो जी सूर्य के उपाय नहीं करने, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, आगे उसकी दशा चलेगी उसमें उपाय कर लेना, अभी नहीं करने। और हाँ, बुध की दशा आपकी चली है 6ठा महीना 24 है, बुध भी अच्छा है, लेकिन बुध का भी आप एक काम करो, इसका भी आप मंत्र याद कर लिया करो, कम से कम 1-2 माला इसका भी मंत्र आप कर सकते हो, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शुक्र के तो जरूर करने, बुध का चाहे करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है, कर लो कि अच्छी बात है। अब शनि अच्छा, उसके उपाय नहीं करने। मंगल का आपको मैंने उपाय बता दिया, मंगल दोष जो बना है, जहाँ और भी मंगल को कि उसका अच्छा जरूरी, उसके लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला, वो आप कर लेना। अब गुरु के उपाय भी यहाँ पे नहीं करने, लेकिन राहु और केतु, क्योंकि ये जो दोष बना है फिर भी थोड़ा बहुत आपको इसका असर मिलेगा, बुरा फल जो थोड़ा बहुत होगा, तो ये दोष कैसे सही किया जाए, सवाल आपका ये भी होगा। अब इसके लिए देखो जी राहु के, क्योंकि हाँ अगर आपके ऊपर आज मान लो राहु की दशा होती, फिर तो आपको मैं बोलता कि भाई आप राहु कवच का पाठ पढ़ लो और राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो, लेकिन दशा है नहीं तो ये पाठ रहने दो। लेकिन राहु का एक उपाय जरूर कर लो, वो है राहु का दान कर दिया करो, खासकर शनिवार को आगे पीछे दान कर सकते हो, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह का टाइम या जब भी आपका टाइम लगे। और ऐसे केतु के लिए, केतु का भी जो दान है वो कर लो। क्या दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, उसकी आप पूजा उपासना कर सकते हैं।
तो ये उपाय फ़िलहाल आप कर लो। बाकी देखो जी, कुंडली ठीक है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत बड़ी नहीं लगी। तो बाकी आपने जो सवाल एक तो बोला था विवाह में दिक्कत, जो प्रेम प्रसंगों में दिक्कत, आपका मेन सवाल वो भी था, क्योंकि शुक्र की अभी दशा आपकी चल रही है और वो अस्त भी है, ये एक कारण है थोड़ा सा। गुरु की राशि शत्रु राशि है, बाकी घर अच्छे में बैठा है। तो ये उपाय जरूर करो, मंत्र जरूर करना शुक्र का भाई, बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, आगे प्रेम प्रसंगों में दिक्कत नहीं आएगी। और पाठ भी अगर पढ़ सकते हो, कि ज़्यादा आपको मैंने उपाय नहीं बताए, तो ये पाठ भी टाइम निकाल के सुबह शाम पढ़ ही लिया करना। व्रत आपकी वो मर्जी होगी, माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हो। हनुमान जी का पाठ मंत्र जो मैंने बोला है सुबह शाम कर लो, या हनुमान जी के पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। बुध का मंत्र भी कर ही लेना जब तक दशा है बुध की आपकी। राहु का दान करो, राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। केतु के दान में आता है कुत्तों को रोटी डालना, ये रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। और केतु जो है गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, तो आप गणेश जी का भी मंत्र कर सकते हैं, इससे आपका बुध भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध के भी देवता गणेश जी हैं। और शिव जी की पूजा उपासना कर लो, इससे आपका जो चंद्रमा है, ये जो थोड़ा सा ग्रहण दोष है, ये भी सही, ये भी दोष खत्म हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। आपने मुझे बोला कि आपने मोती दान कर रखा है, ठीक है कर सकते हो मोती, लेकिन ये वेट के बराबर होते हैं। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपको चाहिए 8.25 रत्ती का मोती रतन, लेकिन आपने लिख रखा है 2-3 रत्ती का बीच में कर रखा है राइट हैंड की पिंकी फिंगर में। ये राइट हैंड की मोती हमेशा राइट हैंड की इस उंगली में धारण होता है, और चांदी में इसको धारण किया जाता है। तो अगर करना है जब भी इसको पहने रखो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कभी आगे टाइम लगे तो 7.25 रत्ती 8.25 रत्ती कर लेना आगे जाके। और जो आप नाम जब कर रहे हो वो करते रहो, कोशिश करो जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे, पाठ पूजा करोगे, आपको फायदा होगा। बाकी विवाह के रिगार्डिंग सवाल है कुंडली कैसी है। विवाह के लिए मैंने बोला था 7वें घर का मल शुक्र देखा जाएगा, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। लेकिन 7वें घर के ऊपर जो मंगल दृष्टि दे रहा है वो ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा। तो मंगल दोष के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। बाकी राहु भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होना, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। तो राहु के लिए राहु का दान करो, और राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं उसकी पूजा उपासना किया करो। तो यहाँ पे जिससे भी आपका विवाह होगा वो कुंडली भी मिलान होती है कि लड़की कुंडली कैसी है, लड़की का 7वें घर का मालक कैसा है। और इसके अलावा देखो जी, अगर आपको लगे और भी कुछ आपने पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी मुझे आपको, तो आप मुझे या तो कॉल कर लेना दोपहर के बाद, या मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना आप।